हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 7 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड कौन सी कंपनी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये भारत की एक महारत्न कंपनी है। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में देखिए भारत के वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ ही अब देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हो गई है। महारत्न कंपनियां एक्चुअल में होती क्या है, अगर हम इनकी बात करें तो ये दर्जा पाने के लिए कंपनी का देखिए एवरेज जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। एवरेज सालाना नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए और इसके अलावा पिछले 3 साल में एवरेज सालाना नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। इन कंडीशंस में किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। तो इसी तरह से ऑयल इंडिया लिमिटेड को अब महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। इसके अलावा देखिए भारत के केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है और इसी के साथ ही भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 हो गई है। ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, इसकी स्थापना 18 फरवरी 1959 को की गई थी। हाल ही में भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन हैं? भारत में वर्तमान में गृह सचिव के पद पर अजय कुमार भल्ला है। आंसर डी हो जाएगा। देखिए अजय कुमार भल्ला पहले से ही भारत के केंद्रीय गृह सचिव के पद पर हैं। हाल ही में देखिए केंद्र सरकार ने इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब अजय कुमार भल्ला को इस पद पर चौथी बार सेवा विस्तार मिला है। सबसे पहली बार अजय कुमार अगस्त 2019 में भारत के गृह सचिव नियुक्त किए गए थे। 2023 में इन्हें चौथी बार इनके पद पर विस्तार मिला है और इसी के साथ अब ये 22 अगस्त 2024 तक भारत के केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्य करते रहेंगे। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि अजय कुमार असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो भारत के केंद्रीय गृह सचिव के पद पर वर्तमान में अजय कुमार भल्ला है। आगे आइए, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने संन्यास की घोषणा की है? एलेक्स हेल्स जिन्होंने हाल ही में देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ये इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी है। आंसर बी हो जाएगा। इंग्लैंड के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। पिछले साल 2022 में T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम किया था, जिसकी विजेता टीम का हिस्सा एलेक्स हेल्स भी थे। आगे आइए, एलेक्स ने इंग्लैंड के लिए 11 टेस्ट, 70 वनडे और 75 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इसके अलावा इन्होंने वनडे में इंग्लैंड के लिए 6 शतक और 14 अर्धशतक भी लगाए हैं। अब ये तो बात हो गई एलेक्स हेल्स की। इनके अलावा देखिए इंग्लैंड के 2 और खिलाड़ियों ने हाल ही में संन्यास लिया था, जिनको हमने लास्ट कुछ सेशनों में डिस्कस किया था, जिनमें स्टुअर्ट ब्रॉड और मोइन अली भी शामिल है। ये दोनों भी इंग्लैंड क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। 2 दिन के इस पुस्तकालय महोत्सव का इनॉग्रेशन भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में किया गया है। इस महोत्सव का आयोजन देखिए भारत की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अब उद्देश्य की बात करें, पर्पस की बात करें कि इसको आयोजित किए जाने का पर्पस क्या है,
तो देखिए, भारत की जितनी भी लाइब्रेरीज है उन्हें मॉडर्न बनाने के लिए और सभी का डिजिटलीकरण करने के लिए इस पुस्तकालय महोत्सव का आयोजन हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। तो आयोजन कहाँ किया गया, ये हमारा क्वेश्चन था। तो आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। क्लियर? आगे आइए। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग किसने लॉन्च की है? मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जितने भी लोग नेशनल हाईवेज का उपयोग कर रहे हैं देश में, उन्हें व्यापक जानकारी नेशनल हाईवेज की मिल सके और उनकी समस्याओं का जल्दी से निराकरण करके उनकी यात्राओं को सुरक्षित बनाया जा सके, इस उद्देश्य से ये एप्लीकेशन कार्य करता है। इस एप्लीकेशन में देखिए, भारत के नेशनल हाईवेज की सभी जानकारियां उपलब्ध होने वाली है। इसके अलावा किसी भी नेशनल हाईवे पर चलते वक्त किसी भी क्षेत्र के मौसम की स्थिति क्या है, नज़दीकी टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप या अस्पताल कौन से हैं, इन सभी की जानकारी इस एप्लीकेशन में मौजूद रहेगी, जिससे नेशनल हाईवेज का उपयोग करने वाले यात्रियों की जर्नी को सुरक्षित बनाया जा सके। तो हाल ही में राजमार्ग एप्लीकेशन को भारत के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। पूरे भारत में नेशनल हाईवेज के रखरखाव और उनके संवर्धन का कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। ओके, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम जापान को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एशिया महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। जापान में देखिए, 6 अगस्त को हर साल हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया था। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर कंट्री इन न्यूज़ में जापान को समझ लेते हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो है और यहाँ पर ऑफिशियल करेंसी के रूप में येन का उपयोग किया जाता है। ये एक पूर्वी एशियाई देश है फ्रेंड्स, जहाँ पर सम्राट के रूप में नारुहितो का शासन है। यहाँ पर देखिए, जापान में संवैधानिक राजशाही है, मतलब जो राजा चुना जाता है वो संविधान के अनुसार चुना जाता है। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। जापान में लगभग 6,800 द्वीप हैं। इनमें से 4 प्रमुख द्वीपों की बात करें जिस पर लगभग पूरा जापान बसा हुआ है, तो इसमें है होन्शु, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, क्यूशु, शिकोकू और होक्काइदो। ये जापान के 4 बड़े द्वीप हैं। जापान पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीपी देश है। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। शिनानो नदी जापान की सबसे लंबी नदी है और विश्व में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा दर जापान की ही है, मतलब यहाँ पर रहने वाले लोग औसतन सबसे ज़्यादा जीते हैं। जापान दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पर परमाणु हमला हुआ था। यहाँ पर देखिए, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान पर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे। इसके अलावा जापान क्वाड देशों का भी सदस्य है, जिनमें जापान के अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए हैं। 1905 में जापान ने रूस को युद्ध में हराया था। एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने किसी यूरोपीय शक्ति को युद्ध में हराया था। विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में ही आते हैं, क्योंकि जापान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित है। तो ये सभी फैक्ट ऐसे हैं जो कि जापान से रिलेट करके हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के कंपाउंड वर्ग में भारत ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो देखिए, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हाल ही में जर्मनी के बर्लिन में किया गया, जिसमें महिलाओं के कंपाउंड वर्ग में भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नमम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी की जोड़ी ने जर्मनी के बर्लिन में वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल आर्चरी में अपने नाम किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि किसी भी वर्ग में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में ये भारत का पहला गोल्ड है। तो याद रखिएगा, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के कंपाउंड वर्ग में भारतीय जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दिल्ली विद्युत नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में दिल्ली विद्युत नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में
जयंत नाथ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जयंत नाथ को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य में ऐसी पोस्ट पर अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर काफ़ी विवाद होता रहता है। इसीलिए इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरपर्सन की नियुक्ति के मामले में कहा था कि केजरीवाल और वी.के. सक्सेना, जो कि वहाँ के उपराज्यपाल है, वो आपस में मिलकर ऐसे मामलों को हल करें। इसीलिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विद्युत नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष हाल ही में जयंत नाथ को नियुक्त कर दिया है। तो जयंत नाथ वर्तमान में दिल्ली विद्युत नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखिए, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है। आंसर सी हो जाएगा। इस योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशन का फिर से रिनोवेशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला हाल ही में रखी है। इस पूरे विकास कार्य की लागत राशि देखिए 24,470 करोड़ रुपए होने वाली है। यह योजना रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास के विजन से भी प्रेरित है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाने वाला है, जिसकी घोषणा हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? इजीली अब आप इसका आंसर दे दोगे, क्योंकि कंट्री इन न्यूज़ में हमने अभी इसकी बात की है। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया था। तो इसी की याद में 6 अगस्त को हर साल हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, यह विस्फोट इतना विनाशकारी था फ्रेंड्स कि हिरोशिमा का 90% हिस्सा इस विस्फोट में पूरी तरह से तबाह हो गया था और इस विस्फोट में लगभग 70,000 से अधिक लोग मारे गए थे। तो हिरोशिमा दिवस के बारे में हमको पता चल गया, 6 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात आती है कि अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो इसका नाम है लिटिल बॉय। यह लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बम था फ्रेंड्स, जो कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। इसी की याद में 6 अगस्त को हर साल हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभु श्री राम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? प्रभु श्री राम महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया जाने वाला है। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन निदेशालय के द्वारा 12-13 अगस्त को महाराष्ट्र में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भगवान राम अपने वनवास के समय महाराष्ट्र के जितने भी क्षेत्रों में गए थे, उन सभी क्षेत्रों में 12 अगस्त को पर्यटकों के लिए रामायण सर्कल भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ नासिक में भी भगवान राम से संबंधित जितने भी पर्यटन स्थल है, वो सभी पर्यटकों को देखने का मौका मिलेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाराष्ट्र में रामायण कालीन पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो अंजानेरी, कावानई, ताकेड़, तपोवन, कालाराम मंदिर, सीता गुफाएं और राम कुंड ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण आए थे। तो इसी उपलक्ष्य में प्रभु श्री राम महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 7 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम कल के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मतलब हम फोक डांस को डिस्कस कर रहे थे सभी राज्यों के, तो आज हम अदर 5 स्टेट के फोक डांस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला देखिए मणिपुर है। मणिपुर में मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा राखाल, नटरास, महारास और राखत, ये सभी मणिपुर राज्य के लोक नृत्य हैं। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य के रूप में ओडिशी प्रचलित है। इसके अलावा सवारी, घुमरा, पेका, मुडरी और छऊ, ये ओडिशा राज्य के लोक नृत्य हैं। नागालैंड में चोंग, खेवा, लिम और नुरालिम, ये नागालैंड राज्य के लोक नृत्य हैं। भांगड़ा, गिद्धा, डफ और धमान,
ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। और मिजोरम की बात करें तो खानटम, पाखुपिला और चेरोकान ये मिजोरम राज्य के प्रचलित लोक नृत्य हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो लोक नृत्य बताए हैं, लास्ट सेशन में भी जो बताए थे, वो लोक नृत्य उस राज्य में तो फेमस है ही, साथ ही साथ एक से अधिक राज्य में भी कोई लोक नृत्य फेमस हो सकता है। तो अगर आपको कभी ऐसा डाउट आता है, कहीं पर ऐसा पढ़ने को मिलता है कि इस स्टेट के अलावा भी वो लोक नृत्य पर्टिकुलर किसी और स्टेट में भी मेंशन किया जा रहा है, तो ये हो सकता है एक लोक नृत्य एक से अधिक राज्यों में भी फेमस हो सकता है। तो इसीलिए आपको किसी एक पर्टिकुलर लोक नृत्य के एक से अधिक स्टेट आंसर में देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा फेमस है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाइए लास्ट सेशन में जो करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए थे डिटेल में, उनको हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, देवधर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब साउथ जोन ने अपने नाम किया है। प्रसिद्ध मराठी कवि एवं गीतकार नामदेव धोंडो महानोर का निधन हो गया। इन्हें 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा हैं। नया सवेरा योजना भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नीरजा चौधरी की पुस्तक है। भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने संन्यास ले लिया। इनका संबंध क्रिकेट से है। रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित किया जा रहा है, जो कि भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। आगे आइए, हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी डी गुकेश का संबंध शतरंज से है। नोवा मालाबार नदी महोत्सव केरल राज्य में आयोजित किया जा रहा है। और लास्ट है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा हाल ही में किया गया। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज का आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।